हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नो। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि लेखाशास्त्र के सिद्धांत, अवधारणाएं, मान्यताएं एवं परंपराएं क्या होता है। ठीक है, आज मैं इनके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा यही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है कि जब लेखा पालकों को कोई समस्या अनुभव हुई, उन्होंने समस्याओं का हल ढूंढ निकाला। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो रही है? लेखाशास्त्र के सिद्धांत के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। जब उस हल को अन्य लेखा पालकों की स्वीकृति मिल गई, यानी कि जब कोई समस्याओं का हल उन्होंने ढूंढ निकाला था, तब लेखा पालकों ने उसे स्वीकृति दे दी। किसे? लेखा पालकों को, यानी लेखाशास्त्र के सिद्धांत के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वह नियम या सिद्धांत बना दिया गया। तो और उन्हें इस सर्वमान्यता प्राप्त हो गई, और इन्हें सर्वमान्यता प्राप्त हो गई तो ये नियम ही अवधारणा के नाम से विख्यात हुए। तो ये जो चीज दी गई है यहाँ पर लेखाशास्त्र के सिद्धांत के अवसर पर दी गई है। जब लेखा पालकों को कोई समस्या का अनुभव होता था तो लेखा पालक क्या करते थे, उसका हल ढूंढने में लग जाते थे। ठीक है, और क्या करते थे, जब वो हल मिल जाता था तो उसे स्वीकृति दे दी जाती थी, और वही स्वीकृति क्या बन गई बाद में? नियम और सिद्धांत के रूप में बन गई। ठीक है स्टूडेंट, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या कहा है इसमें। चलिए देखते हैं। अब उसके बाद में क्या बोला था, जैसे कि हमने बताया था कि जो क्वेश्चन हमारे जो बनकर आते हैं एग्जाम में, वो किस तरीके से बनकर आते हैं। ठीक है, लेखाशास्त्र का सिद्धांत हमसे पूछ लिया जाता है कि लेखाशास्त्र का जो सिद्धांत है तो वो हमें कैसे लिखना है। ये ऐसे बना के, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स बना के आपको दिखाया, आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट में टॉपिक बन के आएगा कि लेखाशास्त्र के सिद्धांतों के प्रकार बताइए। भाई सिद्धांत के बारे में तो आपने बता ही दिया, अब यहाँ पर क्या पूछा है, सिद्धांत के प्रकार भी बताइए लेखाशास्त्र के। तो रूढ़िवादिता का जो सिद्धांत है, यानी कि रूढ़िवादिता का जो सिद्धांत है वो ये है कि जो अंतिम खाते आज भी रूढ़िवादिता पर जो बनाए जाते हैं, स्कंद, विनियोग व स्थायी संपत्तियों के लागत के रूप में जो चिट्ठा बनाया जाता है, यानी आर्थिक चिट्ठा, वो हमारी रूढ़िवादिता के सिद्धांत में आता है। ठीक है, यानी कि जो मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, खाते वर्तमान के मूल्य में तैयार नहीं किए जाते हैं, तो उसके लिए हम ये सिद्धांत तैयार करते हैं। नेक्स्ट में पूंजी व आयगत व्यवहारों का जो सिद्धांत है वो पूंजीगत और आयगत दोनों पर होता है। अब पूंजी और आय दोनों पर कैसे करेंगे? जब कोई लेखांकन करते समय समस्त व्यवहारों को पूंजीगत व आयगत व्यवहार में विभाजित किया जाता है। यदि ऐसा विभाजित नहीं किया जा सकता तो चिट्ठे में सही और चित्र पे प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। किसमें? पूंजी और आयगत के व्यवहार के सिद्धांत में। तो स्टूडेंट, ये क्या होता है, इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ। जैसे कि मशीन के काम करने तक की जो समस्त व्यय, काम करने का जो जितना भी खर्चा होता है वो पूंजीगत व उससे लाने यानी कि चलाने के व्यय, चालू हालत में रखने के लिए आयगत व्यय कहलाते हैं। यानी कि उसमें पूंजी लगाई पहले तो आपने खर्चे के रूप में, फिर उसके बाद आपने क्या करा, उससे पैसा कमाया, तो वो आयगत के रूप आता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं लाभ तथा आय का निर्धारण का सिद्धांत। अब लाभ और आय कैसे होता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये आय की प्राप्ति तभी मानी जाती है, कब मानी जाएगी? जब प्राप्त आय प्राप्य हो, यानी कि जो लाभ है आपको खुद मिले। ठीक है, इनकम के रूप में, आय के रूप में। तो यही कारण है अंतिम स्कंद का बाजार मूल्य उनके क्रय मूल्य के अधिक होने पर आधिक्य लाभ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो लाभ और आय का निर्धारण जो है सिद्धांत है वो यही बताता है कि जैसे कि हम कोई शुद्ध लाभ निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? सकल लाभ में से कुल व्यय को खर्च करेंगे, यानी कि कुल व्यय यानी कि जो खर्च है उसमें से घटा करके दिखाएंगे, तभी हमारा लाभ निकल करके आएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है स्थायित्व का सिद्धांत। स्टूडेंट, स्थायित्व का सिद्धांत कैसे किया जाता है ये मैं आपको बता दूं। लेखांकन की जो पद्धति होती है ना, एक बार में ही ली जाए, उसे भविष्य में भी अपनाया जाता रहेगा। यानी कि एक बार जो आप लेखांकन की पद्धति ले लें तो वो क्या होता है, भविष्य में अपनाया जा सकता है। अब ये इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे आपको नहीं समझ में आया होगा कि स्थायित्व का सिद्धांत होता क्या है। स्थायी संपत्तियों पर हार्स यानी कि जो उस पर छूट है वो जो लगाई जाती है परसेंटेज के रूप में। ठीक है, अनेक पद्धति पर लगाई जाती है, तो उसमें से जो प्रथा बार बार पद्धति अपनी अपनाई जाती है
वही भविष्य की उसी पद्धति को अपनाया जाता है, उसे ही हम स्थायित्व का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा मूल्यांकन का सिद्धांत। अब मुद्रा मूल्यांकन का सिद्धांत कैसे किया जाता है? ये खातों और उनकी घटनाओं से प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें हम क्या करते हैं, मनी के रूप में यानी कि मुद्रा के रूप में मूल्यांकित करते हैं। और व्यवसाय के प्रबंधक वर्ग योग्य क्यों न हो, यानी व्यापार की संपूर्ण सफलता में कुशलता पूर्वक क्यों न हो, वही हमारा वित्तीय लेखा में किया जाता है। तो ये वित्तीय लेखा क्या होता है, हमारा मुद्रा के रूप में दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्पष्टीकरण का सिद्धांत। अब स्पष्टीकरण भी देना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्पष्टीकरण कैसे करेंगे? जब कोई हम व्यापार में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लाभ हानि का ज्ञान करेंगे, लास्ट में उसकी आर्थिक स्थिति भी देखेंगे। और आर्थिक स्थिति देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आर्थिक चिट्ठा बनाना पड़ता है, उसको चिट्ठे का विवरण करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे विनियोग का बाजार मूल्य भी चिट्ठे के सूचना के रूप में तौर से स्पष्ट किया जाता है, वही स्पष्टीकरण का सिद्धांत होता है। तो स्टूडेंट, जो लेखा शास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं वो उन्हीं के ऊपर होते हैं। ये जो मैंने आपके टॉपिक बताए हैं, क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा कि लेखा शास्त्र के सिद्धांत के प्रकार बताओ, तो आप ये लिख सकते हैं और जो मैंने इसके बारे में बताया वो भी आप लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, लेखा शास्त्र की अवधारणाएं क्या बताती हैं ये भी मैं आपको बता दूं। लेखा शास्त्र की जो अवधारणाएं हैं वो यही बताती है कि लेखा शास्त्र के सिद्धांत मानव निर्मित है और ये प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों की भांति सार्वभौमिक नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब कभी लेखापालकों की कोई समस्या अनुभव हुई है, ठीक है, तब उन्होंने उस समस्याओं का हल ढूंढ निकाला। जब उस हल का कोई अन्य लेखापालकों की स्वीकृति मिल गई तो तब उन्होंने नियम का सिद्धांत बना दिया, तो वह सर्वमान्य प्राप्त हो गया और नियम की अवधारणा का रूप में विख्यात हुआ। स्टूडेंट, आगे ना वही सिद्धांत निकल करके दोबारा से, तो यही सिद्धांत बार बार पूछा जाएगा एग्जाम में और इसी सिद्धांत की अवधारणा, यही सिद्धांत एक अवधारणा के रूप में बनकर आपके सामने आएगा। ठीक है, अब ये अवधारणा है, जब ये अवधारणा आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम किसी समस्या में होते हैं तो हम उस समस्याओं का हल ढूंढने में लग जाते हैं। ठीक है, और जब हम वो हल ढूंढ निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हमें लगता है कि अब हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का हम एक नाम रखते हैं। तो इसी तरीके से आप सोच करके ये चलेंगे कि लेखापालकों की जो स्वीकृति मिल जाती है तो यही नियम एक सिद्धांत बन जाती है। ठीक है, और क्या करते हैं, जब इन्हें सर्वमान्यता प्राप्त हो जाती है तो ये नियम अवधारणा के रूप में विख्यात होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में, अब इसके कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर दे रखा है व्यवसायिक अस्तित्व की अवधारणा। अब स्टूडेंट, व्यवसायिक अस्तित्व होता क्या है ये मैं बता दूं। व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी जो होते हैं, ठीक है, उनका अस्तित्व हमेशा क्या होता है, पृथक पृथक होता है। ठीक है, पृथक पृथक यानी कि अलग अलग होता है। अब व्यवसायिक लेके व्यवसाय के दृष्टिकोण से किया जाता है, न कि व्यवसायी दृष्टि से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा माप की अवधारणा है। अब मुद्रा माप की अवधारणा कैसे है ये भी मैं आपको बता दूं कि ये उन व्यवहारों में, केवल उन्हीं व्यवहारों में, घटनाओं में लेखा किया जाता है जो मौद्रिक प्रकृति के होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। यदि किसी कारखाने में हड़ताल हो जाती है, मान लें कि कोई कारखाना है उसमें हड़ताल हो रही है और दुर्घटना में किसी प्रमुख अधिकारी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा के कारण किसी अच्छी वस्तु का निर्माण होता है, तो ये घटनाएं हमारी क्या होती है, मुद्रा में न मापा जाने के लेखा शास्त्र में नहीं की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है, चालू व्यवसाय की अवधारणा। स्टूडेंट, चालू व्यवसाय की अवधारणा क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूं। चालू व्यवसाय की अवधारणा व्यवसाय के अनंत समय तक चलती रहती है। ठीक है, अनंत समय यानी कि वो चलती रहती है, उसका कभी अंत ही नहीं होता है। तो अंत क्या होता है, जब देखो चालू व्यवसाय है हमारा, कभी खत्म तो होने से रहा, वो हम चलाते रहेंगे। जैसे कि अदत्त व्यय है, पूर्दत्त व्यय है, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय आदि का लेखा हम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आर्थिक चिट्ठे में स्थायी संपत्ति और लागत मूल्य के रूप में दिखाते हैं, न कि बाजार के रूप में। तो ये हमारा चालू व्यवसाय की अवधारणा होती है। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो लागत अवधारणा आता है। अब लागत अवधारणा जो है हमारी, ये क्या होती है ये भी देख लीजिए। ये हमारी स्थायी संपत्तियों की लेखा करने में आती है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्थायी संपत्तियों की लागत मूल्य में जो स्थायी संपत्तियां होती है उनकी स्थापना किसमें करते हैं हम, व्यय यानी कि खर्चों के सम्मिलित में करते हैं, कर लिया जाता है। तो लेखा शास्त्र की इसकी अवधारणा कैसे करते हैं कि लागत अवधारणा जब हम निकालेंगे, यानी कि लागत मूल्य जब हम निकालेंगे, जो हमारी वृद्धि हो रही है उस पर हम हाश निकालेंगे। ठीक है, और जो बिक्री कर रहे हैं उसे घटा करके हम लागत को निकाल करके देखते हैं। अब वृद्धि कैसे है, मान लिया कि आप कोई वृद्धि कर रहे हैं किसी पे मशीन को बेच रहे हैं, जितनी बार आप बेच रहे हैं, ठीक है,
उसमें हम 10% का हार्स देख रहे हैं, उसे घटाते हैं। घटाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, वो जो परसेंटेज आप घटा रहे हैं अपने पास रख रहे हैं, फिर उसके बाद जो बेच रहे हैं वो आपका क्या हो रहा है, बिक्री का जा रहा है। तो आप उसमें से देखेंगे कि आपको कितना लाभ हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट में क्या दे रखा है, रूढ़िवादिता की अवधारणा। अब रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या होती है ये भी देख लीजिए। इस अवधारणा के अनुसार लेखापालकों की लेखा करते समय व्यवसाय से संबंधित सभी संभावित हानियां या अनिश्चितों जोखिमों के लिए व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो ये जो है रूढ़िवादिता की अवधारणा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या करते हैं, जो संभावित लाभ होते हैं उनको लाभ नहीं मानना है, ठीक है, ना ही प्राप्त करना है। तो ये अंतिम रहती है कि मूल्यांकन के लाभ और लागत मूल्य, बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम होता है वो उसके ऊपर दिखाया जाता है। ठीक है, क्या दिखाया जाता है, रूढ़िवादिता की अवधारणा। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पूंजी अवधारणा। पूंजी अवधारणा, पूंजी की, जब कोई व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं तो एकाकी व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय वार्षिक लाभ यानी कि पूंजी के हस्तांतरित कर ले जाते हैं। तो ऐसे जो पूंजी अवधारणा में ही ये सारी चीजें हमारी आती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब एक रूपता की अवधारणा क्या होती है। अब एक रूपता की अवधारणा में इसका फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। यदि स्थायी संपत्तियों पर हाश काटने के लिए क्रमागत हाश शेष पद्धति का चयन किया जाए तो आगामी वर्षों में इस पद्धति का हाश काटा जा सकता है। इसे स्थिरता और एकरूपता बोला जाता है। मान लें कि लगातार आप हाश काट रहे हैं, हर साल 5% काट रहे हैं, 10% काट रहे हैं, तो वो समान रूप में काट रहे हैं। ठीक है, यानी कि हर महीने आप एक ही समान रूप में काट रहे हैं, उसे ना तो बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, तो वो एक रूपता के रूप में आ जाता है। ऐसी ही क्या हो रही है हमारे यहाँ पर अवधि की अवधारणा है। अब अवधि की अवधारणा मैं आपको बता दूं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी अवधि है वो कितने वर्ष तक की होती है। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट, अब जब हमने इसकी बात करी दी है तो मैं अवधि की वर्ष बता दूं। जो हमारी अवधि होती है सामान्यतः रूप से 1 वर्ष की होती है। ठीक है, यह अवधि कैलेंडर या अवधि, वित्तीय अवधि या फिर अन्य किसी अवधि के लिए भी की जा सकती है, अवधि की अवधारणा। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम में लेखा जो होता है पूरे 12 महीने का होता है, यानी कि पूरे 1 साल का होता है। अधिकांश व्यापारी जो करते हैं वित्तीय अवधि 1 वर्ष से 31 मार्च के लेखांकन अवधि को मानते हैं। अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, प्रमाण की अवधारणा। अब प्रमाण की अवधारणा यानी कि प्रपत्र जो किसके द्वारा किया जाता है, जहां पर लेन देनों की संख्या कम होती है। व्यवसाय स्वयं व्यवसायों के समस्त कार्यों में करता है और उसके लिए प्रमाण अधिक महत्व नहीं देता है। ठीक है, मान लिया कोई हम छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बड़े लेवल पर काम करेंगे तब हमें प्रमाण की अवधारणा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो न्यायालय द्वारा किया जाता है वो प्रमाण की अवधारणा पर माना जाता है। आगम सिद्धांत क्या होता है स्टूडेंट, ये आप जान लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ सिंपल तरीके से। माना कि कोई अवधारणा यानी कि यदि मई में कोई माल बेचा जाए, ठीक है, ये आगम सिद्धांत के बारे में है। यदि मई में कोई माल बेचा जाए तो उसकी रोकड़ की प्राप्ति जून में होती है। ठीक है, मई के बाद किस में होती है, नेक्स्ट महीने में होती है, जून में। तो आगम की जो वसूली माह में मई मानी जाएगी तब माल बेचा जाएगा। यदि भविष्य में माल भेजने हेतु कोई भी आदेश प्राप्त होता है, किसके बारे में चल रहा है, आगम सिद्धांत के बारे में। तो आगम सिद्धांत में क्या कहा गया है, यदि कोई भविष्य में माल बेचने पर कोई आदेश प्राप्त होता है तो आगम नहीं होता है। आगम तभी होगा जब आदेशानुसार माल बेचा जाता है। जब आप माल का ऑर्डर दोगे यानी कि माल का आदेश दोगे तभी आपको माल भेज दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि माल बेचने के आदेश पत्र आपको 2500 रुपए अग्रिम धनराशि फरवरी माह में प्राप्त हुई है तो आप आदेश की पूर्ति किसमें करेंगे, नेक्स्ट महीने में यानी कि अप्रैल माह में करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आगम का माह यानी कि आने वाला माह, जो हमारा अगला माह होता है अप्रैल में माना जाएगा। ठीक है, ना कि वो महीना जिस महीने में आपने आदेश दिया है। मान लिया आपने आदेश फरवरी में दिया तो वो फरवरी से क्या करेगा, अगले उसमें क्या करेगा, मार्च में, अप्रैल में। ठीक है, यानी कि एक माह को छोड़ के दूसरे माह में वो आपका नेक्स्ट उससे अगले माह में आपको निकाल करके दिखाएगा। तो ये होता है हमारा आगम का सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये चीज समझ में आ गई। तो स्टूडेंट जो पूरा टॉपिक था आज का वो लेखाशास्त्र के सिद्धांत, अवधारणा और मान्यताएं परंपराओं में था, जिसमें मैंने आपको बताया कि सिद्धांत के जो लेखाशास्त्र का सिद्धांत है उसकी अवधारणाएं हैं वो किस तरीके से है, उसकी मान्यताएं किस किस में दी गई है। जैसे मैंने अभी बताया था लागत अवधारणा, ये सारी मान्यताओं में आ जाएंगी, परंपराएं। ठीक है स्टूडेंट यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। ठीक है स्टूडेंट,
और हो सके तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।